और बुलेटिन की शुरुआत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड की आतंकी साजिश के भंडाफोड़ के साथ करेंगे। ताजा खबर इसमें यह है, अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस को 4 संदिग्धों की 14 दिन की रिमांड मिल गई है। जिन 4 संदिग्ध आतंकियों की रिमांड दिल्ली पुलिस को मिली है उनमें शामिल है जान मोहम्मद, ओसामा, मूलचंद और मोहम्मद अबू बकर। 2 अन्य संदिग्ध जीशान कमर और आमिर जावेद को आज दोपहर कोर्ट में पेश किया जाएगा। 14 दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें भेज दिया गया है। इस बड़ी आतंकी साजिश को ये अंजाम देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही इनका भंडाफोड़ कर दिया गया है। तो कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंक की इस बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया था। इस साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए संदिग्धों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी और इन्हीं को धमाकों को अंजाम देना था। अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा। आतंकवाद की डी कंपनी के नए प्रोजेक्ट का भंडाफोड़। केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में आतंक की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आने वाले दिनों में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले ओसामा और जीशान कमर ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली है। बाकी मूलचंद उर्फ लाला, मोहम्मद अबू बकर, जान मोहम्मद अली शेख और मोहम्मद आमिर जावेद हैं। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। जीशान और ओसामा जो कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर अप्रैल में ही वापस लौटे थे, उन्हें आईएसआई से ये निर्देश दिया गया था कि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तमाम ऐसे जगहों को टारगेट करें जहां पर धमाके किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रेनिंग के लिए पहले मस्कट पहुंचाया गया, फिर वहां से शिप और बोट के जरिए पाकिस्तान के एक फार्म हाउस में भेजा गया। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहां से वापस मस्कट आए। फार्म हाउस में इन्हें बम और आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी गई, AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों से आगजनी करने की भी ट्रेनिंग दी गई। पूछताछ में जीशान और ओसामा ने खुलासा किया है कि दोनों को पाक आर्मी के अफसर ने कराची के पास ठट्टा इलाके में ट्रेनिंग दी। ठट्टा वही इलाका है जहां मुंबई के 26/11 हमले में शामिल आतंकी अजमल कसाब को पाकिस्तान आर्मी के अफसरों ने ट्रेनिंग दी थी। कुल मिलाकर आईएसआई ने आतंकी साजिश के लिए अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल करने का पूरा खेल तैयार किया था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना कि साजिश कितनी बड़ी थी। कई राज्यों में आतंक का ये नेटवर्क फैला हुआ था। लगातार रेकी की जा रही थी। आतंकी स्लीपर सेल को सौंपा गया था टारगेट चुनने का जिम्मा। प्रयागराज में बड़ी मात्रा में विस्फोटक हथियार, गोला बारूद और RDX भी इकट्ठा कर लिया गया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में ये धूल झोंकने में कामयाब नहीं हो पाए।
आतंक की साजिश का सुराग मिलते ही केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। एक एक कर अंडरवर्ल्ड और आतंक की साजिश की परतें खुलने लगी। टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिर के जरिए इस मॉड्यूल की जानकारी सामने आने लगी। पता चला कि आतंक का ये नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के बाद यूपी एटीएस ने प्रयागराज से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, गोला बारूद और आरडीएक्स लगी आईईडी को जब्त किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी एटीएस ने लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली में छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आतंक की इस प्लानिंग को करने के लिए आईएसआई ने नया तरीका चुना है। पुलिस के दावों के मुताबिक आईएसआई ने 2 टीमें बनाई हैं। पहली टीम का कोऑर्डिनेशन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीश इब्राहिम कर रहा है। इस टीम को भारत में हथियार और विस्फोटक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अंडरवर्ल्ड से हवाला के जरिए आतंकी फंडिंग की व्यवस्था की गई है। भारत में मौजूद आतंक के स्लीपर सेल्स को देश में आतंक के टारगेट चुनने थे। अनीस की जिम्मेदारी थी कि वो इन सभी को इंडिया के अलग अलग शहरों में पहुंचाए और जो तमाम जो हथियार हैं वो पहुंचाए, और इसके बाद आगे की ये कार्रवाई थी कि किस तरीके से आईएसआई टारगेट चूज करता और उसके बाद ये टारगेट इनको दिए जाते। दिल्ली पुलिस को आईएसआई के इस नए मॉड्यूल की शुरुआती जानकारी केंद्रीय एजेंसियों से मिली। सबसे पहले राजस्थान के कोटा की ट्रेन में मुंबई से आ रहे जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया को गिरफ्तार किया गया। वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके बाद दिल्ली का उसामा, सुल्तानपुर का मूलचंद उर्फ लाला, प्रयागराज का जीशान कमर, बहराइच का मोहम्मद अबू बकर, लखनऊ का आमिर जावेद गिरफ्तार हुआ। 2 गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई और 3 गिरफ्तारियां यूपी एटीएस की मदद से यूपी में की गई। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। आतंक के इस नए मॉड्यूल का मकसद त्योहारों, खासकर नवरात्रि और रामलीला में बम धमाके करने का था। इनके पास से बड़ी तादाद में विस्फोटक, फायर आर्म्स और आईईडी मिली हैं, जिसमें आरडीएक्स लगी है। इनके आतंक का प्लान मल्टी सेंट्रिक था, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इनके खास निशाने पर थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। दिल्ली पुलिस ने अपने खुलासों में ये दावा किया है कि जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है, उनके साथ ट्रेनिंग पाने वालों में 14 से 15 बांग्ला बोलने वाले संदिग्ध आतंकी भी थे। आईएसआई की इस नई प्लानिंग को लेकर अभी और खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती खुलासे बेहद गंभीर और अलर्ट करने वाले हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब बात पीएम मोदी के चिंतन शिविर की। अपने दूसरे कार्यकाल के 27.5 महीने बीत जाने के बाद कल पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक की। इस बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया गया। बैठक में सरकार की दक्षता बढ़ाने पर चिंतन हुआ। बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को सादगी का पाठ पढ़ाया। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है जिंदगी का सार। जीवन की ये बुनियादी सीख बचपन से दी जाती है। जीवन का वही मंत्र पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को कल दिया। मौका था शासन में समग्र सुधार और दक्षता बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति भवन के सभागार में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक का। करीब 5 घंटे की मैराथन बैठक को चिंतन शिविर कहा जा रहा है। बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से अपने सहयोगियों की अच्छी आदतों से सीखने की सलाह दी। दिवंगत केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सादगी जीवन का एक तरीका है। चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने अपने गुजरात के दिनों में टिफिन मीटिंग्स के बारे में बात की।
उन्होंने कहा कि वहां हर कोई बैठकों में अपने अपने टिफिन लाता था और भोजन के साथ साथ विचारों को भी साझा करता था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दक्षता और समय प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन दिए। दोनों मंत्रियों ने समस्याओं के मूल कारण, विश्लेषण और व्यक्तिगत कर्मचारियों के चयन पर अच्छी परंपराओं को साझा किया। लोगों के साथ व्यवहार, पत्रों का तुरंत जवाब देने जैसी बुनियादी बातें भी उनके प्रेजेंटेशन में शामिल रहे। चिंतन शिविर में सभी मंत्रियों से अमृत महोत्सव पर आइडियाज मांगे गए हैं। बताया जाता है कि ऐसे 4 और चिंतन शिविर आयोजित होंगे जिसमें अलग अलग मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कल भी मैं सीएम था और आज भी मैं सीएम हूं और कल भी सीएम रहूंगा, ये कहना है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का। ऐसा क्यों कहा विजय रूपाणी ने, इसे जानने के लिए देखते हैं आज तक का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए, इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता, सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन है। सत्ता ही सिर्फ हमारा मिशन नहीं है। दूसरा, मैंने पार्टी को बताया कि संगठन में काम करने की मेरी ज्यादा इच्छा है। मैं पहले से संगठन का काम कर रहा हूं और आने वाले समय में नई ऊर्जा, नए वातावरण में नए आदमी को अगर ये जिम्मेवारी मिलेगी तो वो एक नया उसमें नए वातावरण में नया ऊर्जा दे सकते हैं। दूसरा, 5 साल मुझे दिया, 5 साल कम नहीं है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे 5 साल का गुजरात की जनता का सेवा करने के लिए जो मौका दिया, वो पर्याप्त है मेरे लिए। सर, इस्तीफा देने के लिए कब कहा गया? क्योंकि एकदम सडनली ये हो गया कि आप पहुंचे राजभवन, अचानक इस्तीफा हो गया। हर किसी के लिए ये सवाल था। एक्चुअली अगले रात को मुझे हाईकमान ने बताया और मैंने दूसरे दिन दे दिया। सर, आपके लिए कहा जाता है कि आप काफी संवेदनशील है। आपकी बेटी ने भी ये कहा कि क्या संवेदनशील होना गुनाह है क्या राजनीति में? आप क्या कहेंगे कि आपकी संवेदनशीलता की वजह से ही आपको इस्तीफा देना? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे इस्तीफा देना है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मेरी बिटिया ने जो पत्र में बताया है कि जो अलग अलग मीडिया में के ये कारण ज्यादा संवेदनशील है इसलिए विजय भाई को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा जो लॉजिक और तर्क दे रहे हैं उसके खिलाफ उन्होंने ये बात बताई है। सर, अब बीजेपी में खुद को कहां देखते? कहीं संगठन में आपको जगह मिलेगी या फिर किस तरीके के होगा? एक्चुअली मेरी इच्छा है कि संगठन में मैं अपना ज्यादा काम करता रहूं, लेकिन पार्टी जो तय करेगी, मैं पार्टी के कार्यकर्ता सैनिक के नाते जो काम मुझे देंगे मैं करूंगा। सर, कहीं एक सवाल लोगों के मन में ये भी खड़ा होता है कि क्या आपके चेहरे पे पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी या जातीय समीकरण को ज्यादा महत्व दिया गया इसलिए पाटीदार मुख्यमंत्री को लिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया नहीं कि 5 साल मेरे लिए पर्याप्त थे और 5 साल में मैंने पार्टी ने मुझे जो मौका दिया, मैंने ही पार्टी को बताया था कि अब मुझे पूरी पर्याप्त समय मिला है और संगठन में काम करने के लिए मेरी इच्छा है। नए मुख्यमंत्री नई ऊर्जा के साथ नई विकास के ऊंचाई सर करें, इसके लिए उनको भी समय मिलना चाहिए, तो ये राइट टाइम है। सर, आपने कल बताया था कि आप अब भी सीएम, एक कॉमन मैन। मैं पहले भी सीएम था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। सीएम का मतलब कॉमन मैन, और जब मैं सीएम था तभी भी मेरा वर्तन व्यवहार कॉमन मैन जैसा ही था। आज भी हूं, कल भी रहूंगा। सर, गुजरात की राजनीति में देखने मिलेंगे या अब देश की राजनीति में आप देखने मिलेंगे? मैंने बताया था उस वक्त भी कि पार्टी जो जिम्मेवारी देगी मैं करूंगा। अगर बूथ, ये जो छोटा यूनिट रहता है हमारा, उसके भी जिम्मेवारी देंगे तो बूथ में ही काम करूंगा मैं।
चलिए, ये थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, जिनका कहना है कि अगर पार्टी उनको कहेगी कि बूथ लेवल पे काम करना है, यानी छोटे से छोटी जिम्मेदारी भी उनको दी जाएगी, तो वो जरूर करेंगे। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर आज तक। पानी आफत की करेंगे। बारिश तो रुक गई है, पानी भी उतरने लगा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के सैलाब के तांडव की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसमान से आफत बरसना तो थम गया, लेकिन पीछे छूट गया है ये हाहाकारी मंजर। ये राजकोट के ग्रामीण इलाके की तस्वीर है। पानी में डूबे घर से लोगों को निकालने के लिए राजकोट पुलिस ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पहले बाइक में रस्सी बांधकर इसे दूसरे छोर पर ले जाया गया और फिर उसी रस्सी से पानी में फंसे लोगों को खींचकर इस पार लाया गया। ये तस्वीर देखिए, पुलिस वाला गोद में उठाकर एक बुजुर्ग महिला को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। के अंदर और शापर के अंदर जब एक्सेसिव बारिश के चलते लोग इस तरह से फंस गए थे कि उनको वहां से निकालना अति आवश्यक हो गया था, तो उसमें हमारे पुलिस के बहादुर जवानों ने बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में बहुत मदद की है। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर जूनागढ़ के वंथली के वेकरी गांव की है। देखिए, 3 दिन से पानी में फंसे किसानों को किस तरह एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। किसानों के मुताबिक बाढ़ से बचने के लिए ये लोग 3 दिन से पेड़ पर थे। आज वल्लभ भाई आंबा भाई हमने बरका भी नाने बैठवा केवू लागे छे तमे बहार आवी गया? बहार आवी गया, बहुत मजा आवी गई। जूनागढ़ के संतालपुर गांव में एक परिवार को भी रेस्क्यू किया गया, जिसमें 4 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर एनडीआरएफ के जवान बोट का सहारा ले रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पर ट्रैक्टर की भी मदद ली जा रही है। जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश ने कैसे तबाही मचाई है, उसकी ये तस्वीर देखिए। घर बार गांव सब डूबा हुआ है। घरों के बाहर कमर भर पानी है, घर के अंदर भी पानी ही पानी है। गुजरात के 3 इलाके मूसलाधार बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये हैं राजकोट, जामनगर, जूनागढ़। विकट हालात का जायजा लेने के लिए नए नवेले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों में गए और हालात का जायजा लिया। बारिश तो कल ही रुक चुकी है, लेकिन तबाही के जो निशान छूटे हैं, उनसे उबरना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी यूपी में जीतना है तो जाट वोटों को साधना जरूरी है। यहाँ का जातिगत ताना बाना ऐसा है कि जाटों के आशीर्वाद के बिना जीत पाना असंभव है। वोटों की यही वो ताकत है जो राजनीतिक पार्टियों को जाटों की शरण में जाने को मजबूर कर देती है। अयोध्या का तो सियासत से रिश्ता ही अटूट है। अब पीएम मोदी ने अलीगढ़ को भी नया आयाम दिया है। अलीगढ़ को पश्चिमी यूपी की नई प्रयोगशाला बनाने का प्रयास किया है। इसकी झलक आज की इस रैली में आपको भी भरपूर दिखी होगी। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। अलीगढ़ एक प्रतीक है, जैसे कि अयोध्या एक प्रतीक रहा है। अलीगढ़ एक विरासत है, जैसे कि अयोध्या की भी एक विरासत रही है। अयोध्या अध्याय से बीजेपी केंद्र की सत्ता तक पहुंची। आज अलीगढ़ की दरकार यूपी के लिए जरूरी हो गई है। जाट और मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण के डर से धमनियों में लहू की रफ्तार तेज हो गई है। सोचना और समझना जरूरी है कि अलीगढ़ में शंखनाद से पहले योगी जी ने अब्बा जान वाला चैप्टर क्यों खोला और आज अखिलेश यादव को जवाब देने क्यों आगे आना पड़ा। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे।
कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। पश्चिमी यूपी का जाति और मजहबी पेच ही कुछ ऐसा है कि इसमें उलझने की मजबूरी है। 14% जाट, 16% दलित, 22% मुस्लिम। ये पश्चिम यूपी का वो जातिगत ढांचा है जो बीजेपी को बुरी तरह डरा रहा है। जाट और मुस्लिम अगर किसानों के सवाल पर मिल गए तो क्या होगा? इसके सामने तो दूसरे तमाम समीकरण यूं ही ध्वस्त हो जाएंगे। समझ लीजिए शुरू होने से पहले ही गेम ओवर। इसलिए बीजेपी जाट वंदना में लगी है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की तहदीस पर खड़ी है और राहुल गांधी को ये कहना पड़ रहा है जो नफरत करे वो योगी कैसा। अगर इस खेल का दायरा और बड़ा कर दें तो आप देख पाएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई ही अयोध्या टू अलीगढ़ के बीच फैली है। यही तो वो दायरा है कि स्कूलों को मंदिर बताने वाले मनीष सिसोदिया अयोध्या की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, राम नाम की माला जप रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं। सब जानते हैं कि यूपी में आगे बढ़ना है तो शॉर्टकट रास्ता अयोध्या टू अलीगढ़ वाला ही है। इसी रास्ते पर योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश मायावती हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी से लेकर ओवैसी की AIMIM भी है। अयोध्या में समर श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, अलीगढ़, आज तक। मध्य प्रदेश में BA फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से सिलेबस तैयार किया गया है। इसका 100 नंबर का पेपर होगा। तो वहीं इंजीनियरिंग के पहले साल के छात्रों को राम सेतु के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये कि ये क्यों पढ़ाया जाएगा, ये हमने उच्च शिक्षा मंत्री से जानने की कोशिश की। राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। 9 साल पहले संतों के बीच भजन गाते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और फिर 10 साल बाद वही भजन दोहराते मुख्यमंत्री। राम भजन करते हुए आप जीवन में शांति और सत्ता का सुख तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के सिलेबस में श्री रामचरितमानस और श्री राम आते हैं। मध्य प्रदेश में BA फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से सिलेबस तैयार किया गया। इसका 100 नंबर का पेपर होगा। ग्रेजुएशन के छात्रों को पहले साल रामचरितमानस पढ़ाने के पीछे मकसद ये बताया गया कि इससे पढ़ाई के बाद छात्र संतुलित नेतृत्व क्षमता और मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करने योग्य बनेंगे। साथ में लिखा गया कि जीवन मूल्यों को भी छात्र जान सकेंगे, जिसकी समाज में आज जरूरत है, और छात्र तनाव प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में प्रेरक कुशल वक्ता बन जाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम BA के छात्र रामचरितमानस के मानवतावादी दृष्टिकोण सीखेंगे तो मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग के पहले साल के छात्रों को राम सेतु के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्यों, यह हमने उच्च शिक्षा मंत्री से मध्य प्रदेश के पूछा है। राम सेतु भगवान राम के द्वारा निर्मित है, जिसको नासा ने भी कहा कि हाँ ये आदम निर्मित है, व्यक्ति निर्मित है, इसलिए उसके ऐसे कई प्रमाण है जिनके आधार पर उस रचना को सीखने की जरूरत है। प्राचीन ज्ञान से कुछ अर्जित करके आगे बढ़ते हैं तो गलत कुछ नहीं है। देश में सरकारी रिपोर्ट ही जब बताती है कि बेरोजगारों में सबसे बड़ा हिस्सा 17% के साथ ग्रेजुएट पास युवाओं का है, जब देश में 14% डिप्लोमाधारी नौकरी नहीं पाते और 13% पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान भी रोजगार के लिए परेशान हैं, तब मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग करते समर और भव्य सक्सेना जैसे हजारों छात्रों के सवाल का जवाब भी सरकार को सोचना चाहिए।
मैं फाइनल का स्टूडेंट हूँ, मेरी डिग्री खत्म होने के बाद मैं जॉब कर सकूं, उसके बारे में, प्लेसमेंट के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। परंतु उसके बारे में सरकार नहीं सोच के सिर्फ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एड ऑन कर रही है। मैं ग्रंथ बचपन से पढ़ता आया हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मेरे ग्रंथों को जोड़ा जा रहा है, पर मैं खुद ये समझ नहीं पा रहा हूँ इन ग्रंथ से पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा। टेक्निकल स्टूडेंटों को जब नौकरी नहीं मिल रही है, टेक्निकल स्टूडेंट रोजगार मांग रहा है अपना, टेक्निकल स्टूडेंट जो मतलब जिस आदमी को मतलब कुछ बिल्डिंग वगैरह का काम रहता है, वो आदमी एमपीवी में नौकरी कर रहा है, चपरासी की नौकरी कर रहा है। इससे पहले डॉक्टरी की पढ़ाई में मध्य प्रदेश में मेडिकल छात्रों को संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और जनसंघ के संस्थापकों में रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और जीवन गाथा को सिलेबस में जोड़ा गया। अब रामचरितमानस का पाठ ग्रेजुएशन में मध्य प्रदेश में आया तो सियासत होने लगी। रामायण और महाभारत के साथ ये पुराण, बाइबल और गीता को भी जोड़ देते तो लगता है कि इनकी नीयत साफ है, तो इनकी नीयत तो खराब है। भारत में अगर भगवान राम का नाम नहीं आएगा तो किसी और देश में आएगा, पाकिस्तान में आएगा क्या? सिलेबस पर सियासत से जुड़ा मध्य प्रदेश वही राज्य है जहां तमाम डिग्रियां लेने के बावजूद हजारों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने में वर्षों से लटकाया जा रहा है। सवाल इंजीनियरिंग और दूसरी पढ़ाई में रामायण महाभारत के पाठ जोड़ने का नहीं, सवाल है शिक्षा को रोजगार के लायक बनाने का। जहां आज भी 17% ग्रेजुएट बेरोजगार रह जाते हैं, जहां आज भी इंजीनियरिंग करने के बाद डिग्री को इस योग्य नहीं माना जाता कि छात्रों को समय पर नौकरी मिल जाए,